नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सासाराम से, जहां दरिगांव थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार को गोली मारी गई है। अपराधियों ने थाना अध्यक्ष की हथेली में गोली मारी है। एनएच पर लूटपाट की सूचना पर थाना अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जिस दौरान अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई। उनकी हथेली में गोली लगी है। इलाज के लिए थाना अध्यक्ष को फिलहाल वाराणसी रेफर कर दिया गया है। दरिगांव थाना क्षेत्र के एनएच पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं भोजपुर में बालू को लेकर एक बार फिर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। अपराधियों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हमले में घायल गार्ड को इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया है। घटना संदेश थाना के सारिकपुर बचरी की बताई जा रही है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात गार्ड रविंद्र सिंह के पैर में गोली मार दी और यहां से फरार हो गए। गोलीबारी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। घटना के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जख्मी गार्ड की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो हमला के पीछे वजह क्या रही, क्या कारण थे? क्या बालू का अवैध उठाव जो यहां से बालू माफियाओं की तरफ से किया जा रहा था, इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? कारण क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त गार्ड का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इस घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति जरूर बनी हुई है। तो बालू घाट के गार्ड को गोली मारी गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसका सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। संदेश थाना के सारिकापुर गांव की यह घटना। और सहयोगी हिमांशु प्रवीण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस घटना के पीछे की वजह का खुलासा हो पाया है? गार्ड का स्टेटमेंट क्या है? जी देखिए, अभी तक इस घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बालू के अवैध खनन को लेकर ही ये काम किया गया है। लेकिन जो परिजन है वो बता रहे हैं कि लूटपाट की नियत से आए थे अपराधी और उन्होंने नाइट गार्ड को गोली मारी है। लेकिन जो अभी तक के जो बात सामने आ रही है उसमें अवैध खनन से जुड़े लोगों ने ही फायरिंग की है, जो कुछ दिन पहले भी हुआ था कोइलवर थाना क्षेत्र इलाके में। उसी तरीके से आज फिर बंदूकें गरजी है। हाले सुबह नाइट गार्ड जो संदेश के बचड़ी गांव के ही रहने वाले थे, 50 वर्षीय रविंद्र सिंह, उन्हीं को गोली मारी गई है। फिलहाल उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन घटना के मूल रूप में जो है वो बालू का अवैध खनन ही है, क्योंकि सारिकपुर बचरी घाट से भी बालू का खनन चालू है और उसी की चौकीदारी करते थे जो जख्मी है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव में जमकर मारपीट हुई है। हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड संख्या 12 की घटना है, जहां ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य और मुखिया पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हो हंगामे से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मुखिया और वार्ड सदस्य पर इसका आरोप लगा है। मिली भगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय मुखिया शिव प्रसाद सुमन के भाई सुशील कुमार ने चुनाव का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर धौंस जमाते हुए उन्हें चुप रहने को कहा और इसी बात पर ग्रामीण गुस्सा हो गए। ग्रामीणों के विरोध के बाद मुखिया के भाई ने मारपीट शुरू कर दी। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया गया है। 14 चक्का वाले ट्रक में बांस के नीचे शराब की ये खेप छिपाकर तस्करी के लिए लाई जा रही थी। कुर्सेला थाना पुलिस ने NH 31 पर शराब से लदे इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यूपी नंबर प्लेट लगी हुई ये ट्रक, जिसमें शराब लोड की गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि असम से खगड़िया में शराब को खपाने का प्लान था और इस ट्रक के जरिए, जिस पर बांस लोड था, उसके नीचे शराब की ये खेप छिपा कर रखी गई थी। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
धरनी छापर चेक पोस्ट जहां पर कार्रवाई की गई और इस खेप को बरामद किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। शराब की बोतलें बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान इन दोनों शख्स के बैग में शराब रखी गई थी। यूपी से खरीदकर ये शराब बिहार में लाकर खपाने की फिराक में थे। यूपी के देवरिया के रहने वाले ये दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से भागी एक युवती ने यहां की अधीक्षिका पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिससे रिमांड होम की सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। और फिलहाल मामले की जांच में जुटी समाज कल्याण विभाग की टीम ने आरोपों को ही सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल यही कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का काला सच सामने आने के बावजूद आखिर रिमांड होम से जुड़ा विवाद क्यों थम नहीं रहा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर का काला सच सामने आने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिहार के शेल्टर होम और रिमांड होम की हालत में सुधार होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से भागी एक युवती ने जिस तरह से गंभीर आरोप रिमांड होम की अधीक्षिका पर लगाया है, उससे समाज कल्याण विभाग में खलबली मच गई है। पहले सुनिए इस युवती का बेहद गंभीर आरोप। होता है वहाँ पे बोलते हैं कि आती हो कानून की तरफ से, लेकिन जाओगी वंदना गुप्ता की तरफ से। और लड़कियों को कहाँ भेजते हैं वो लोग? काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। जी रिमांड होम में क्या कुछ चल रहा है, इसे डरी और सहमी हुई ये युवती बता रही है, जो किसी तरह रिमांड होम से भाग निकली थी। वैसे रविवार को सामने आए इस करीब 3 मिनट के वायरल वीडियो में युवती जिस तरह से रिमांड होम की इंचार्ज पर संगीन आरोप लगा रही है, उसने पूरे महकमे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप इतने गंभीर लगे तो आनन फानन में समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच टीम का गठन कर दिया गया। लगातार जांच भी जारी है, लेकिन डायरेक्टर महोदय तो सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरोप लग गया तो ये हमारा फर्ज बनता था विभाग का कि हम इसकी जांच करें और गहराई से जांच करें। इसलिए कल भी जांच हुई, हमारे पदाधिकारियों ने जांच की। आज पूरी टीम मैं खुद अपने नेतृत्व में ले गया हूँ और एक एक चीज़ की सूक्ष्मता से जाँच की गई है और स्पेशल ब्रांच द्वारा भी जांच की, सब लोग के द्वारा जांच की गई है। कहीं कोई तथ्य नहीं। FIR दर्ज हुआ अभी तक नहीं? FIR क्यों दर्ज हुआ? उधर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर PIL दाखिल करने वाले पटना व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ने न्यूज 18 से दावा किया है कि गायघाट स्थित रिमांड होम की अधीक्षक बतौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समाज कल्याण विभाग में तैनात हैं, वो भी प्रभारी के तौर पर। लेकिन बीते कई महीनों से वो इस रिमांड होम की अधीक्षिका के तौर पर तैनात हैं। ऐसे में मामले की हाई कोर्ट से जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक अधीक्षक का कार्यभार दे करके, उसमें भी यह राज्य स्तरीय होम है, एक तरह से कहा जाए तो राज्य स्तरीय होम है। यहाँ बहुत तरह की चीजें हैं और इस तरह से निदेशालय की शिथिलता कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं तो मांग करता हूं कि यह न्यायपालिका से कि इसकी जांच समुचित हो और जितने भी होम से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय भेजे गए हैं उसकी समीक्षा हो और उचित कार्रवाई हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अधीक्षिका जो फिलहाल इस पद पर तैनात हैं, क्या वह इस पद के योग्य हैं? जो कानूनविद है वो कहते हैं कि उन्हें प्रभारी के तौर पर कुछ महीने तक तो रखा जा सकता था, लेकिन उनकी अस्थायी पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन पिछले कई सालों से वो यहाँ पर अधीक्षिका के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा भी जो कमेटी आती है, जो यूनिट आती है, जो यहाँ पर जांच करती है, उसने भी कई रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को दी है, लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो सवाल यही है कि आखिरकार इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, इस जांच का क्या मतलब है, और अगर अधीक्षिका केवल प्रभार के तौर पर रहती तो वह इतने सालों से इस रिमांड होम में तैनात क्यों हैं? संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। तो गायघाट शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। पटना हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि FIR दर्ज नहीं करना
ये अपने आप में साफ तौर पर कुछ इशारा करता है। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पटना पुलिस को फटकार भी पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोप आखिर खारिज कैसे हो सकता है, हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा है। जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाए। समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को हालांकि गलत बताया है, इसे खारिज किया है, आधारहीन बताया है। विभाग ने पीड़ित के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए थे। विभाग ने लड़की को उद्दंड और झगड़ालू बताया। सीमा कुशवाहा शेल्टर होम की पीड़ित का केस लड़ेंगी। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने है, दिल्ली के निर्भया केस की वकील रह चुकी हैं सीमा कुशवाहा। आज वो पटना आ रही हैं और वकील के तौर पर इस पूरे केस को वो देखेंगी। निर्भया केस की वकील भी रह चुकी हैं सीमा कुशवाहा। हमारी सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पटना हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना, खुद पुलिस को फटकार लगाना, कई गुत्थियों को, कई सवालों को अपने आप खड़ा कर रहा है कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी कैसे हो सकती है जहां पर एक पीड़िता इतने गंभीर आरोप लगा रही है, उसकी जांच कैसे सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो सकती है। देखिए, केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच नहीं हुई है। इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग की टीम, दरअसल जब संडे को ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद ये पूरा मामला पटना के गांधी मैदान थाने में भी पहुंचा था और उसके बाद इस पूरे मामले में छानबीन की गई थी पुलिस के स्तर पर। एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया और देखिए किस तरीके से ने जो पटना उच्च न्यायालय है उसने सवाल खड़ा किया कि आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया और अगर एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया तो जांच कैसे हो गई। समाज कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर है राजकुमार, उनके नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग की टीम पटना के महिला रिमांड होम में पहुंची थी। 2 दिनों तक जांच की गई और तमाम तरह के जो जांच है वो करने का दावा किया गया। उसके बाद जो लड़की जो आरोप लगा रही है उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया गया, जैसा कि आपने बताया भी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में एक टीम गई थी पटना रिमांड होम में, जो जुवेनाइल टीम है, उसने 2021 में, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी अभी न्यूज 18 के पास मौजूद है, उसमें तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे रिमांड होम की व्यवस्था को लेकर, वहां की गंदगी को लेकर, वहां सीसीटीवी कैमरे खराब थे और जो दूसरी अनियमितता थी उसको लेकर इस टीम ने समाज कल्याण विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जैसा कि न्यूज 18 इस खबर को चला भी रहा है। तो जो कानूनविद है वो ये मान रहे हैं कि जब इस तरह की रिपोर्ट गई तो उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई गई या उस पर एक्शन क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो वंदना गुप्ता पटना महिला रिमांड होम की अधीक्षिका हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और उनको प्रभार के तौर पर रिमांड होम में नियुक्त किया गया था, लेकिन वे पिछले 2-2.5 सालों से अपने पद पर बने हुए, जबकि उन्हें कुछ ही महीने रखा जा सकता था। तो जो तमाम तरह के सवाल हैं उनको, उससे जो समाज कल्याण विभाग है वो भी सवालों के घेरे में आ रहा है। और अब ऐसे में जबकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग पटना उच्च न्यायालय द्वारा शुरू कर दी गई है, देखना होगा अब आगे इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग का रुख क्या होता है। हालांकि मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके स्तर पर मदन सहनी ने कहा कि जांच कराई जाएगी और जितने आनन फानन में और जितने कह सकते हैं कि मामूली तरीके से समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर ने क्लीन चिट दे दी है, वैसे में आने वाले दिनों में यह मामला और बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। जी विभाग। बिल्कुल संजय, सवाल तो ये भी उठेंगे कि अगर लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी उद्दंडता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस मामले को लेकर पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब जब ये लड़की रिमांड होम से भागकर गंभीर आरोप लगा रही है, उसके बाद क्या इतने हल्के में इसी रूप में जांच की जाती है? डायरेक्टर की तरफ से इस तरह का जवाब आना। देखिए बिल्कुल, और यही तो सवालों के घेरे में आया समाज कल्याण इस बात मामले को लेकर। अभी भी जबकि क्लीन चिट दी गई है समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर द्वारा, अभी भी जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच करिए। सबसे बड़ी बात यह किस तरह की जांच है, जब आपने पीड़िता से इंट्रोगेशन नहीं किया, पीड़िता के जो आरोप थे उसको लेकर उनसे बातचीत नहीं की, तो यही सवाल खड़ा हो गया कि एक तरफा जांच कैसे हो गया इस पूरे मामले में। बहरहाल अब देखना होगा। अभी भी जबकि पीड़िता अपने बयान पर कायम है, उसका ये भी कहना है कि 6 महीने पहले उसकी मियाद पूरी हो गई थी, उसके बावजूद उसको अंदर, और तमाम तरह के जो एलिगेशन है उस पर एक तरफा क्लीन चिट देना अब शायद भारी पड़ सकता है समाज कल्याण विभाग को। बहरहाल अब ये देखना होगा इस पूरे मामले में, जबकि मंत्री का भी आश्वासन आया है और पटना हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और निर्भया केस लड़ने वाली एडवोकेट जो है वो आज पटना पहुंच रही है।
अब ये मामला किस रूप में सामने आता है, सबको इसी का इंतजार है। दीवा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी जानकारी जिसमें महिला रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता, जिनके ऊपर कई गंभीर सवाल अपने आप खड़े होते हैं, वो जांच के इस दायरे में है। तो जांच किस रूप में होती है, डायरेक्टर कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरीके का, और जांच को लेकर सीधे तौर पर बचाव की मुद्रा में कैसे आ सकते हैं, ये कई गंभीर सवाल हैं। अब पटना हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया है तो देखना होगा कि कार्रवाई किस रूप में नजर आती है। जमुई के गरही डैम में बोटिंग शुरू कर दी गई है, यानी पर्यटकों के लिए अब यहां पर बोटिंग करना आसान होगा। फिलहाल डैम में 8 नाव चल रहे हैं और पर्यटक यहां पर पहुंच भी रहे हैं। करीब 20 किलोमीटर में फैला गरही डैम पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड का गरही डैम, जो बिहार का दूसरा बड़ा डैम बोला जाता है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम शुरू हो गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर नौका विहार के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। 1 सप्ताह में यहाँ आकर लोग नौका विहार करेंगे, बोटिंग करेंगे। और यहाँ इस बोटिंग के लिए यहाँ पर 8 नाव मंगाए गए हैं, जिसमें 5 पैर से चलाने वाले नाव होंगे, जबकि 3 स्टीमर होंगे। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्टीमर यहाँ पर नौका विहार कर रहा है, बोटिंग हो रहा है। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस भी बनाने का योजना है। जमुई के लोग जो बाहर जाकर बोटिंग करते थे, उनको अब यहाँ पर मौका मिलेगा। प्रकृति की सुंदरता के बीच यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेंगे, जो गरही डैम है। और ख़ास बात है कि सुरक्षा का इंतज़ाम भी रहेगा कि बोटिंग के दौरान कोई हादसा होता है तो उसे रोका जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या फ़ायदा होगा बोटिंग से यहाँ पर? बोटिंग से यहाँ बहुत लोग आते हैं बाहर से भी, लेकिन उनको नौका विहार का आनंद नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को भी, और ख़ासकर हमारे लोकल आदमी यहाँ जितने भी हैं। कितने नाव मंगाए गए हैं? मंगाए गए हैं टोटल 8 नाव है, जो 5 पैडल से चलेंगे और 3 मोटर से चलेंगे, जो अभी आपके सामने चल भी रहा है। सरकार और जिला प्रशासन की पहल हुई है, कितना फायदा होगा इलाके को? सर फायदा तो बहुत होगा। देखिए, जो बाहर से आने वाले लोग खास करके जो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब वो देखने को मिल रहा है कि स्टीमर भी चल रहा है और फिर मदद भी मिलेगा दूसरे लोगों को घूमने में मदद। बिल्कुल देख सकते हैं। और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नौका विहार हो रहा है और एक स्टीमर जो है, जो गढ़ी डैम है वहाँ पर चल रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जल्द ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी तमाम कोशिशें शुरू हो जाएंगी, जिसमें रेस्टोरेंट की बात हो। फिलहाल यहाँ पर लोग नौका विहार कर रहे हैं और अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। वैसी स्थिति में पर्यटकों के लिए यहाँ जो आने वाले लोग होंगे, उनके लिए भी सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए कोशिश जिला प्रशासन शुरू कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो नौका विहार को लेकर काम शुरू हो गया है, अब जल्द ही लोगों को इसका फायदा मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बात ठंड की तो बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पटना की अगर खास तौर पर बात करें तो आज यहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम के मिजाज रहने की संभावना है। पटना के बेली रोड से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी पटना की अगर आज के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि दूसरे जिलों की बात करें, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, आरा, छपरा, उसके अलावा अगर हम बात करें किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, तो वहाँ पे भी मौसम के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं, उनके मुताबिक अगले 3 दिनों तक इस तरह के ही जो है वो मौसम बदला हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से ठंड के जो चपेट में जो है वो पूरा बिहार आ चुका है। और जो वैज्ञानिक बताते हैं, मौसम विभाग के जो जानकार बताते हैं कि शनिवार का दिन जो होगा वो सबसे ज़्यादा ठंड होगा। कल बारिश की भी संभावना जो है व्यक्त की गई है और लोगों से ये अपील किया गया है कि आप एहतियाती कदम जो है ठंड से बचाव को लेकर के जो अब तक उठाते रहे हैं वो उठाते रहें, कोताही ना करें। थोड़ी सी लापरवाही, नज़रअंदाजी आपकी जो है आपको ठंड के चपेट में ला सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। और इसी वजह से जो है मौसम विभाग के जानकार और जो चिकित्सक हैं, उन्होंने लोगों से अपील किया है, बिहार के जो आम आवाम हैं उनसे अपील किया है कि आप ठंड का जो प्रकोप है उससे बचने के लिए आप जो एहतियाती कदम है वो उठाते रहें।
जानकारी ये भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 3 दिनों तक कमोवेश इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये बेली रोड की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है दिन चढ़ने के बाद भी यहाँ पे छाया हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। इस कारण से जो वाहन चालक हैं वो अपने गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है उसे ऑन करके वाहन चला रहे हैं ताकि दुर्घटना ना हो। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह के जब वेदर ख़राब होते हैं, जब कुहासे जो है वो अधिक होती है, तो विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां जो है दुर्घटनाग्रस्त होती है। और इसी कारण से जो लोग हैं वो अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जला करके ऑन करके सफ़र कर रहे हैं। तो ये एहतियाती कदम जो है वो लोग उठा रहे हैं। आप तमाम लोगों से भी मौसम विभाग के जानकार और जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपील किया है कि आप एहतियाती कदम ठंड के बचाव से उठाते रहें। अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम का मिजाज कमोवेश ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ठंड और शीतलहर का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जमुई के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ठंड और कोहरे का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई में लगातार सर्दी का सितम जारी है और आज की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि आज शीतलहर के साथ साथ कोहरे का असर कितना है। अगर देखा जाए तो सड़क पर विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिससे वाहन जो भी चल रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। लाइटें जलाकर चलाई जा रही हैं, वो इसलिए कि कोई हादसा ना हो। मुख्य सड़क मार्ग है जो स्टेशन की तरफ जाती है, यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कोहरे का असर कितना है। यूँ कह सकते हैं कि पूरा जमुई जिला आज कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दूसरा तो ठंड की वजह से बिहार में अभी 3 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़